गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर पुष्पीय पादपों में जनन, पुष्पीय पादपों में जनन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनन आपको लिखना है। जनन की परिभाषा किसी जीव द्वारा अपने समान उत्पन्न संतति को जनन कहते हैं। किसी जीव द्वारा अपने समान उत्पन्न संतति को जनन कहते हैं। कोई भी जीव होगा, जब वह संतान उत्पन्न करेगा तो वह अपने जनक के अर्थात माता और पिता के समान होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली द्वारा बिल्ली के बच्चे का उत्पन्न होना, ये जंतु विज्ञान की बात है। वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। नीम के द्वारा नीम के पादप का उगना, नीम के जो बीज होते हैं उनसे नीम का पादप तैयार होता है। तो कोई भी जीव होगा, जब वह संतान उत्पन्न करेगा तो वह संतान अपने समान ही होगी। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। अपनी कॉपी में जनन की परिभाषा के नीचे एक फ्लो चार्ट बनाना है। देखो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखोगे जनन। जनन दो प्रकार का। फर्स्ट, अलैंगिक जनन। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड, लैंगिक जनन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन कितने प्रकार का हुआ? जनन दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है। जनन का डिवाइडेशन अपन ने किया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अंतर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो मुख्यतः हम डेफिनेशन देखेंगे और उसमें दो अंतर और देखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग होगा अलैंगिक जनन। फर्स्ट, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवों का ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आपको मुख्य रूप से 2 ही शब्द याद रखने इस परिभाषा में। अलैंगिक जनन क्या होता है? जीवों का ऐसा जनन जिसमें
अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। ये हम जंतु की बात की, और पादपों की यदि हम ऐसे देंगे तो बहुत सारे हैं। तने की कटिंग द्वारा नए पादप का उगना, जड़ की कटिंग के द्वारा नए पादप का उगना। ब्रायोफिल्म एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्ती बरसात के दौरान मिट्टी पे गिर जाती है, चट्टानों पर गिर जाती है, तो वहाँ से नए पादप का उगना। ये सब एग्जाम्पल अलैंगिक जनन के हैं। तो तने द्वारा अलैंगिक जनन, जड़ द्वारा अलैंगिक जनन और पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन। शकरकंदी, गुलाब, इन आलू के कंद से हम नया प्लांट तैयार करते हैं। ये सब अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। तो परिभाषा क्या हुई? युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसको अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कॉलोन क्यों कहते हैं? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 1 नंबर में, क्योंकि पेपर के शुरू में 1 से 13 तक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कलोन क्या है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन कभी नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन कहेंगे। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन नहीं कहते हैं। क्यों? अब देखो, अलैंगिक जनन, ये जनन एक ही जीव द्वारा होता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव होगा, न उसको नर कह सकते हैं और न ही उसको मादा कह सकते हैं। वो जीव कैसा है? सिंगल। तो अब सिंगल जीव जब संतति उत्पन्न करेगा, उस संतति को कलोन कहते हैं। तो बात वहीं आती है, जब नर और मादा नहीं है तो नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बने, अर्थात युग्मकों का संलयन नहीं हुआ, और युग्मकों का संलयन नहीं हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ। तो अलैंगिक जनन के अंदर वही बात पुनः आ गई कि इस जनन के अंदर न तो युग्मकों का संलयन होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही जीव होता है और एक जीव अपने समान जब संतति उत्पन्न करेगा, उस संतति को कलोन कहते हैं। अब कलोन की परिभाषा ये होगी, आकारिकी और आनुवंशिकी, दो शब्द हैं, आकारिकी और आनुवंशिकी। में समानता अपने जनक के समान होती है। जिस जीव ने दूसरा जीव उत्पन्न किया वो उसकी संतति हो गई, और वो संतति अपने पैतृक अर्थात जनक के आकारिकी और आनुवंशिक रूप में समरूप होती है, समान होती है, उसको हम कलोन कहते हैं। ध्यान रखना, कलोन की परिभाषा क्या हुई कि आकारिकी और आनुवंशिकी में अपने जनक के समान जो संतति होती है, रूबरू होती है, 100% समान होती है अपने जनक के, उसको हम कलोन कहते हैं। ठीक है, ये कलोन की परिभाषा है। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने दो ही बातें देखी, एक अलैंगिक जनन की परिभाषा और दूसरी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा में तो हमने ये पढ़ा कि युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। कलोनी के अंदर हमने ये देखा, वह संतति जो आकारिकी और आनुवंशिकी रूप में
अपने जनक के रूबरू होती है, अपने जनक के समान होती है, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो ये बातें किसकी थी? अलैंगिक जनन की, जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर इसको उतार लेना, अडिंग अलैंगिक जनन की होगी। इसके बाद में दूसरा जनन, फ्लो चार्ट में हमने देखा था, सेकंड नंबर लगाकर लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवों का ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का संलयन, जीवों का ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब अंतर आ गया ना दोनों के अंदर। यदि हम एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अंतर क्या हुआ? एसेक्सुअल के अंदर युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंतर आ गया? ठीक। लैंगिक जनन के अंदर दो जीव होते हैं, 1+1। लैंगिक जनन में कितने जीव होते हैं? दो जीव, एक नर होगा मेल और दूसरा मादा होगी फीमेल। तो नर और मादा दो जीव हो गए। अब नर है, उससे तो नर युग्मक बनते हैं, और मादा है, उससे मादा युग्मक बनते हैं। तो युग्मक दो प्रकार के हो गए ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का केंद्रक संलयन होता है, केंद्रक संलयन। क्या कहेंगे इसको? केंद्रक संलयन। तो ये जो केंद्रक संलयन है, उसमें 50% गुण नर के और 50% गुण मादा के, तो दोनों मिलाकर इस क्रिया को पूरा करते हैं। तो ये बात आ जाती है निषेचन पर। किस पे आ जाती है? निषेचन पर, फर्टिलाइजेशन पर। तो अगला टॉपिक हम निषेचन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार पुनः देखना कि लैंगिक जनन जीवों का उभय जनन जिसमें युग्मों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसको कहेंगे लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के अंदर दोनों ही प्रक्रिया नहीं होती है, न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न युग्मक संलयन होता है। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा निषेचन। अब 2 नंबर हेडिंग लिखना, जनन के बाद में निषेचन। फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन। लिखो परिभाषा। नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और दोनों का ये केंद्रक संलयन हो गया। इस प्रक्रिया को कहेंगे निषेचन, इस प्रोसीजर को कहेंगे निषेचन। उतारना इसको। उतार लिया। अब फ्लो चार्ट बनाएंगे। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन 2 प्रकार का होता है,
आंतरिक निषेचन, सेकंड बाह्य निषेचन। निषेचन दो प्रकार का हुआ, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन में क्या होगा, कोई भी प्लांट हो या कोई भी जीव हो, जब युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है, वे जीव जिनमें युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव के अंदर नरयुग्मक और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का संलयन फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में होता है। वैसे ही पादपों के अंदर अंडाशय के अंदर अंडकोशिका और प्राकणों से नरयुग्मक दोनों का फ्यूजन बीजांड के अंदर होगा तो निषेचन कैसा हुआ, आंतरिक निषेचन। तो हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल प्लांट का है, साथ में हम मानव का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये जंतु विज्ञान का है और पादप वाला वनस्पति विज्ञान का है। तो दोनों का अंतर देखने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, जबकि टॉपिक तो अपना पादपों का ही चल रहा है। बाह्य निषेचन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन बाह्य निषेचन का माध्यम सदैव जल होता है। बाह्य निषेचन का माध्यम सदैव जल होगा। कोई भी प्लांट या कोई भी जीव जब पानी के अंदर तैरता है या पानी के अंदर निवास कर रहा है तो नर जीव अपने नर युग्मकों को पानी के अंदर त्यागता है और मादा अपने मादा युग्मकों को पानी के अंदर त्यागती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पानी के अंदर तैरते हैं, घूमते हैं, तो स्वयं से दोनों का संलयन हो जाता है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं बाह्य निषेचन। जब युग्मक थे वो दोनों जीवों के द्वारा उत्सर्जित किए गए और दोनों पानी में स्वतंत्र हो गए। अब वो पानी के अंदर घूमते हुए कहीं ना कहीं नर और मादा युग्मकों का केंद्रक संलयित हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं बाह्य निषेचन। लेकिन इसका माध्यम क्या होगा, जल। जैसे मैं जंतु का एग्जाम्पल देता हूं तो मेंढक, मछली, इनके अंदर बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक था जनन का। पाठ के फर्स्ट में सबसे पहले जनन के बारे में हमें देखना है, जनरल क्वेश्चन है। सेकंड निषेचन के बारे में देखना है, ये जनरल क्वेश्चन है, साथ में इसके एग्जाम्पल भी हैं। यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चनों को देखा है। अब पुष्प पादपों के अंदर हम चलते हैं। पुष्प पादपों में चलेंगे तो सबसे पहले पुष्प का डायग्राम बनाएंगे। आप भी रफ कॉपी के अंदर डायग्राम को सुंदर तरीके से बनाएं। आप ध्यान देते रहना कैसे कैसे डायग्राम बन रहा है। ये एक पुष्प है,
ये एक पुष्प की संरचना है, ठीक है। इसको कहेंगे प्रारूपिक पुष्प। यहां से पुष्प पादपों में जनन की शुरुआत होती है। सबसे पहले वर्तिका, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये एक लंबी नली होती है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। सबसे पहले वर्तिका, उसके बाद में वर्तिकाग्र, उसके बाद भी ये जो फुला हुआ भाग है, जो आपको फुला हुआ भाग दिखता है, इसको कहते हैं अंडाशय, ओवरी। क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय में असंख्य संरचनाएं आपको दिख रही है गोल गोल, इनको कहेंगे बीजांड, ओव्यूल। क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल। और इसके नीचे आता है पुष्पासन, जिस पे पुष्प बैठा रहता है। तो जो जो बातें मैंने नोट की है, अब ध्यान दीजिएगा। ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जिधर जिधर से चौक चल रही है, वो संरचना आपको दिख रही है, वो मादा पुष्प का भाग है। कौन से पुष्प का भाग है? मादा पुष्प का भाग है। मादा पुष्प के ऊपर वर्तिकाग्र, लंबी नली वर्तिका, और वर्तिका का फुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में असंख्य बीजांड उपस्थित होते हैं। इस पुष्पासन से दो संरचनाएं बाहर की ओर निकली हुई है, जो आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये दोनों संरचनाएं पुष्प का नर भाग कहलाती है, पुष्प का नर भाग। जबकि ये बीच वाली स्थिति है, ये पुष्प का मादा भाग कहलाती है। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है, उसको हम एक ही शब्द में स्त्रीकेसर कहते हैं। जो मादा पुष्प होता है, उसके संपूर्ण पार्टों को मिलाकर एक ही शब्द में स्त्रीकेसर कहते हैं। जबकि जो नर भाग होता है, उसको एक ही शब्द के अंदर पुंकेसर कहते हैं। एक ही शब्द में उसको पुंकेसर कहते हैं। तो ये पुष्प उभयलिंगी है, अर्थात द्विलिंगी पुष्प है। ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी है और नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो दोनों भागों को मिलाकर हम इस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इस पुष्प के बाहर सुरक्षा के लिए दल लगे होते हैं। ये बाहर वाला दल है, इसको कहेंगे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसको कहेंगे दलपुंज। एक कैलक्स कहलाता है और दूसरा कोरोला कहलाता है, कैलक्स और कोरोला, ठीक है। तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बाहर की ओर होगा, बाह्य दलपुंज के अंदर दलपुंज होगा, दलपुंज के अंदर पुंकेसर निकला होगा दोनों तरफ से, जो नर भाग कहलाता है। और पुंकेसर के अंदर की ओर मादा पार्ट होता है, जिसको हम संपूर्ण पार्ट को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये एक सामान्य पुष्प की संरचना है। अब ये दो दलपुंज और बाह्य दलपुंज है, इनको सहायक अंग कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये मादा अंग हो गया। इसके बाहर दोनों तरफ नर अंग हो गए, पुंकेसर। इसके दोनों तरफ जो दल होते हैं, उसको सहायक दल कहते हैं। ये रंगीन और आकर्षित होते हैं, क्योंकि कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब कीट इसकी ओर आकर्षित होंगे, तो कीट कहाँ बैठेंगे? वर्तिका, स्टिग्मा अर्थात वर्तिका पर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से मकरंद का स्राव होता है। तो कीट सुगंध के कारण मकरंद प्राप्त में यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ परागकण, यहाँ से निकल परागकण यहाँ गिर जाते हैं, तो वो परागण क्रिया होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो पहले इस पुष्प की स्थिति देखिए। अब इस पुष्प में दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक परागकण का क्वेश्चन और दूसरा बीजांड कैसे परिपक्व होता है और निषेचन क्रिया इसमें कैसे होती है। तो यहां से दो क्वेश्चन निकलेंगे, दोनों क्वेश्चन मेजर होते हैं। अब देखना, एक नोट लगा के आप लिख लो,
नर जनन की इकाई क्या कहलाती है? नोट करना, नर जनन की इकाई क्या कहलाती है? आपको लिखना है पुंकेसर। दूसरा, मादा जनन की इकाई क्या कहलाती है? तो आपको लिखना है अंडाशय। क्या लिखोगे? अंडाशय। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अब ये जो पुष्प है ये एक प्रारूपिक पुष्प है। कैसा पुष्प है? प्रारूपिक पुष्प है, ये ध्यान रखना। अब देखना, अंडाशय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक बार समझ लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन के अंदर नोट करना है। इसको समझ लो पहले। इस अंडाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है? जब पुष्प परिपक्व हो जाता है, पुष्प बड़ा हो जाता है, तो ये घटनाएं चलती रहती है। तो इसमें असंख्य बीजांड होते हैं। तो पोषण के अभाव के अंदर सारे बीजांड नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्यों होते हैं? पोषण के अभाव के कारण सारे बीजांड नष्ट हो जाते हैं। एक बीजांड बचता है, ये बीजांड, ठीक है। अब इस बीजांड को अन्य नष्ट हो गए तो अन्य का जो पोषण वो अकेले को मिलेगा, तो इसको भरपूर पोषण की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ही सेल बनती है, फिर इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो इसमें कितनी कोशिकाएं बनती है? 2, ध्यान रखना। फिर होता है समसूत्री सेकेंड विभाजन, तो इसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 से 4। फिर होता है समसूत्री थर्ड विभाजन, तो 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बन गई? 8 कोशिकाएं। ये मेथड है, ध्यान से देखना इसको। अंडाशय के अंदर असंख्य बीजांड होते हैं, पोषण के अभाव में शेष बीजांड नष्ट हो जाते हैं, एक बीजांड बचता है। वो प्रक्रिया इसके अंदर ही हो रही है सारी, लेकिन आउटलाइन हम बाहर देख रहे हैं। एक बीजांड बचा, उसको पोषण प्राप्त हुआ, जब ये परिपक्व होता है तो विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन। अब विभाजन भी 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर जस्ट अपने से डबल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा विभाजन होता है जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो पहले कोशिका बनी, समसूत्री विभाजन हुआ तो कितने बनेगी? 2। फिर समसूत्री सेकंड हुआ तो 2 से कितने बन गई? 4। फिर समसूत्री विभाजन थर्ड हुआ तो 4 से कितने बन गई? 8। अब ये 8 कोशिकाएं इस अंडाशय के अंदर बनती है। अंडाशय इसके अंदर बीजांड है, अब बीजांड बड़ा हो गया और इसमें कितनी कोशिकाएं हो गई? 8 कोशिकाएं। और प्रत्येक कोशिका में क्या है? केंद्रक। प्रत्येक कोशिका में क्या है? केंद्रक। अब ऐसी स्थिति बन गई। अब ऊपर की तरफ उसको बोलेंगे हम उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव है। समझने के लिए हमने उत्तर और दक्षिणी दोनों ध्रुवों का नाम दे दिया। इसमें 8 कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं उत्तरी ध्रुव की ओर, 4 कोशिकाएं दक्षिण ध्रुव की ओर। हमने ध्रुवों का नाम क्यों दिया? क्योंकि उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच में आकर्षण होता है, तो आकर्षण के कारण समझने के लिए हमने एक एक कोशिका बीच में आकर्षण हुआ तो ऊपर उत्तरी ध्रुव से एक कोशिकाएं बीच में आ गई, दक्षिण ध्रुव से एक कोशिकाएं बीच में आ गई और दोनों कोशिकाएं जुड़ गई और दोनों में एक एक केंद्रक भी है। अब 2 कोशिकाएं बीच में आ गई, शेष कितनी बची? 3 कोशिकाएं उत्तर की ओर और 3 कोशिकाएं दक्षिण की ओर। ये परिपक्व बीजांड में ऐसी स्थिति बन गई। अब ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इसको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी सेल। और नीचे की तरफ होती है, इसको अंड समुच्चय कहते हैं। मध्य के अंदर दोनों कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, इसको द्विकेंद्रक कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं द्विकेंद्रक कोशिका? कोशिका तो एक ही हो गई, एक कोशिका उत्तरी ध्रुव से एक दक्षिण ध्रुव से आकर के जुड़ गई, लेकिन इस कोशिका में केंद्रक 2 हैं। कोशिका तो एक ही हो गई, लेकिन केंद्र कितने इसमें? 2, इसलिए इसको द्विकेंद्रक कोशिका कहते हैं। अब इसका फाइनल डायग्राम कैसे बनता है? अब ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं,
ये सारी प्रक्रिया इस अंडाशय के अंदर बन रही है। अब जब ये परिपक्व हो जाएगा तब फाइनल डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, देखना। ये फाइनल डायग्राम बना। ये ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में द्विकेंद्र कोशिकाएं, नीचे की तरफ अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 3 प्रकार की सेल है। मध्य में जो है इसको अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। दोनों तरफ है इसको शाही कोशिका कहते हैं। तो 2 तो शाही सेल हो गई, 1 अंड कोशिका हो गई। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाती है? अंड समुच्चय। मध्य में द्विकेंद्र कोशिका, कोशिका 1 है, दोनों जुड़ के 1 हो गई, लेकिन केंद्रक 2 है, इसलिए इसको द्विकेंद्र कोशिका कहते हैं। ऊपर की तरफ ये ऊपर वाला भाग निभाग है, चले जा। इस निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होगी इसको प्रतिमुखी सेल कहते हैं। इसके चारों तरफ जो आवरण दिखाई दे रहे हैं इनको अध्यावरण कहते हैं। और बीच में एक जो मोटी संरचना दिख रही है इसको रफ्य कहते हैं। ये इसका बीजांड व्रंथ है। क्या कहेंगे इसको? बीजांड व्रंथ। ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि परिपक्व बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये पुष्प था, इस पुष्प के मध्य से हमने इस प्रोसीजर के द्वारा पढ़ते पढ़ते एक फाइनल डायग्राम पर हम पहुंचे हैं। इस डायग्राम को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक परिपक्व बीजांड या प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र ऐसा बनाना है। अब इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, इसके अंदर यहां से हमने कितनी सेल बनाई थी? 8 कोशिकाएं। 4 उत्तरी ध्रुव है और 4 दक्षिण ध्रुव है। तो स्वाभाविक ही है कि इसके अंदर 8 कोशिकाएं हैं तो 8 केंद्रक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? 2 कोशिकाएं आपस में मिल गई, जुड़ गई, तो दोनों का जीवद्रव्य 1 हो गया, लेकिन कोशिका तो 1 हुई, केंद्र कितने? 2। इसलिए इस परिपक्व बीजांड के अंदर केंद्रक की संख्या 8 होगी और कोशिकाओं की संख्या 7 होगी। इस बात को आप ध्यान में रखना है। केंद्रक की संख्या 8 और कोशिकाओं की संख्या 7 होगी। इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना। कल हम निषेचन प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है ना? निषेचन प्रक्रिया, जब ये परिपक्व हो गया तो परिपक्व की स्थिति यहां पर हो गई। अब ये जो प्राकण है, ये प्राकण परिपक्व होकर के फटते हैं और फटकर यहां से आते हैं और यहां से प्राग्न निकलती है और प्राग्न निकलकर इस बीजांड द्वार के माध्यम से अंड कोशिका से मिलती है, द्विकेंद्र कोशिका से मिलती है। तो यहां पर निषेचन क्रिया होती है। ये अलग से क्वेश्चन है, अलग डायग्राम है। इस बात को हम कल पढ़ेंगे।